अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने जा रही है। अमेरिकी सदर ने अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए ईरान के दूसरे मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में करने का ऐलान किया है। ईरान ने भी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में करने की पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत की है, जिसके बाद पाकिस्तान फिर से अमन का सफ़ीर बनने जा रहा है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के साथ अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंग बंदी के खात्मे के लिए होंगे। इस्माइल बकाई ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मजीद कहा कि ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। नाज़रीन, अगले 2 रोज़ में पाकिस्तान में अमन की बैठक दोबारा लगेगी। इस बार आरजी जंग बंदी की जाएगी या मुस्तकिल जंग बंदी होगी। ईरान की सुपर पावर अमेरिका के सामने भरपूर मज़ाहमत। क्या ईरान वाकई आउट ऑफ सिलेबस हो गया है? अंदरूनी बगावत और सुप्रीम लीडर समेत आला क़यादत की शहादत के बावजूद अमेरिका ईरान में मनपसंद हुकूमत लाने में नाकाम क्यों रहा? क्या अमेरिका ईरान की दुरुस्त पावर का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा है? दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस की दावेदार अमेरिकी एजेंसी फेल क्यों हो गई? जबकि दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि इमरान खान की आंख जानबूझकर जाया की जा रही है। अलीमा खान ने दावा किया गया है कि इमरान खान की आंख की बनाई सिर्फ 15% तक ही वापस आ सकी है। ऐसे में हुकूमत तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से इनकारी क्यों है? क्या तहरीक इंसाफ में कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की सकत है? अंदरूनी इंतशार में उलझी तहरीक इंसाफ हुकूमत को कैसे टफ टाइम दे पाएगी? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, दिफाई तजियाकार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार, शफी जान साहब, तर्जुमान KP हुकूमत, उस्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और उस्मान अहमद भट्टी साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। उस्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो यही गुफ्तगू करना चाहेंगे, यकीनी तौर पर जो हमें इंटरनेशनल हिलजुल नजर आती है, वहां पे जो एक हमारा अंदरूनी सियासी इंतशार है वो रोज बरोज किसी न किसी एक नई वजह की बुनियाद पर फिर से सामने आ जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि इन मामलात को खुश उसलूबी से सर अंजाम दे दिया जाए और इनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए, और एक ही दफा का जब मसला हल हो तो फिर हम कुछ बड़े जो मसाइल हैं उनकी जानिब देखना शुरू कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में ये जो हमारे बहन भाई हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनको अंदाज़ा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसको बाकी दुनिया किस नज़र से देख रही है। पाकिस्तान जो है उसकी क्या एक पोजीशन है पूरी दुनिया में। ये पता नहीं अपने खौल में से क्यों नहीं निकलते हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इनको तो एक फ़ख्र के मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो डिप्लोमेसी है और उनकी जो वो अमन की जो एक काविश है वो सेंटर स्टेज पाकिस्तान को ले गई है। तो इंस्टेड के ये अपनी जात लेकिन मैडम, क्या ही ये क्या क़यामत आ जाएगी? एक मुलाकात ही करवानी है ना। कल को जो है इस वक्त की जो हुकूमत है वो भी जेल में जा सकती है। मामला तो फिर और सख्तियां बढ़ती जाएंगी हर तरफ से। कुछ मामला बेहतरी की तरफ भी तो ले जाए जा सकते हैं। सलमान, इनकी मुलाकातें तो होती रहती हैं। अच्छा, अभी खान साहब से मुलाकात हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है मुलाकातें। अच्छा। इनकी बहनों के साथ कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। इनकी सारी इनके लॉयर्स मिलते हैं, इनकी जो पार्टी के लोग मिलते। अब बहनों को कई दफ़ा कहा गया है कि जी आप जब निकलती हैं तो एक सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश ना किया करें। ये मीडिया पे आके जो आप बयानात देते हैं उससे तो आप लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, उनको आप बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। और रियासत के खिलाफ हरकतें करने पे मजबूर करते हैं, तो ये आप काम ना करें। बिल्कुल ठीक, हम इस पर आपसे मजीद आप एक भाई को बहन की तरह मिले, लेकिन इनको समझ ही नहीं आती है। तो अब हुकूमत क्या कर सकती है? चले ठीक है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर
हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत से मामलात हैं, सियासी तो हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी गुफ्तगू करने के लिए लोग, लेकिन कुछ बात कर लें अमेरिका के हवाले से। सर, क्या होने जा रहा है? जिस तरह से अब एकदम से ट्रंप साहब की जानिब से एक इंडिकेशन दी गई कि जनाब जंग खत्म हो रही है, मामलात जो है वो सब लपेटे जाएंगे, तो क्या वाकई उनका जो एक पुराना वतीरा है उसको सामने रखते हुए, क्योंकि वो जब भी कहते हैं कि कुछ ऐसा होने लगा तो उसके उलट हो जाता है, तो क्या वाकई वो होने जा रहा है जो उन्होंने कहा है? देखें, इसमें मुझे तो यही लगता है कि जरूर इंशाल्लाह एक दो दिन मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल से यासिर मुनीर पर्सनल एफर्ट से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी लीडरशिप से, वलियत जो ये किंगडम सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से और उसके बाद तुर्की से, दे इज इन टच। उनकी पूरी कोशिश है, पर्सनल एफर्ट, उसके बाद वो चाहते हैं सिंसेरिटी से कि ये खित्ते में अमन हो, और दुनिया जो तबाही के दहाने में पहुंची हुई थी उस रात को, एवरीबॉडी इज कीपिंग द फिंगर क्रॉस। वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से उसको हटाया, फिर एक रास्ता बनाया वापस। पाकिस्तान में आके दोनों पार्टी जो 47 साल से एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, एक कमरे में डायलॉग नहीं हुआ था, वहाँ बिठा दिया। बहुत बड़ी एफर्ट, और उसमें जाहिर है कि एक मीटिंग में इतने अरसे के जो मिसट्रस्ट होता है वो एकदम खत्म नहीं हो सकता। और अभी दोबारा भी आपके सामने फिर फील्ड मार्शल ने और फिर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही पर्सनल एफर्ट्स किए हैं, और दोबारा जब से बात हुई, ईरानी लीडर से बात हुई, उनको कन्विंस किया, उन लोगों के जो पॉइंट थे वो एक दूसरे को बताए, कि उनमें जहाँ जहाँ कुछ डाउट थे वो क्लियर किए। और मेरे ख्याल में मुझे लगता तो यही कि आप काफ़ी हद तक आपस में कन्वर्जेंस है पॉइंट्स के ऊपर, और शायद इंशाल्लाह ये जो होता है एक दो दिन या मोस्ट लाइकली फ्राइडे को या सैटरडे को जो मुलाकात होती है यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा और फील्ड मार्शल को तारीफ भी की कि जी उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, व्हाई नॉट, हम कहीं और क्यों करें जब किसी और का ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है और वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हम वहीं पर करेंगे। सर बिल्कुल ठीक, सर ये बहुत बड़ी सफारत। ठीक है सर, एक और जो चीज है, क्या वाकई ईरान आउट ऑफ सिलेबस आ गया है? अमेरिका की इंटेलिजेंस नाकाम हुई है उसकी ताकत को असेस करने में, जो खुद को सुपर पावर कहते हैं कि हमारा दुनिया के चप्पे चप्पे पे नजर है, हम जानते हैं, लेकिन वो ईरान को उस तरह से टैकल नहीं कर पाए कि जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे। देखिए, इसमें ज्यादा एग्जैजरेशन थी। आप ईरान इज वाज नॉट मेकिंग जी हम कि अगर ना करते तो 10 दिन में ईरान एटम बम बना लेता। इट्स नॉट लाइक दैट। ये टोटल मोसाद ने और इजराइल ने मिलके, नेतन्याहू ने मिलके एक स्टोरी पे एक मिस कैलकुलेशन बताई अमेरिका को, और उनको भी, अमेरिका को भी एक बंद गली में फंसा के रख दिया है। आप सोचें कि इस इंसिडेंट अटैक से अमेरिका की साख को कितना नुकसान हुआ है, उनका जो भरम था वो कितना नुकसान हुआ है। दुनिया में नेटो और अमेरिका अगर देखें, नेटो ने उनको साथ नहीं दिया, यूरोप ने साथ नहीं दिया, मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा उनके मिसट्रस्ट डेवलप हो गया कि वहाँ इस मौके पे जब उनको जरूरत थी तो वो इसराइल को सपोर्ट करने लग गए। इसके साथ ही साथ उनकी पब्लिक अपनी देख लें, इनके खिलाफ रैलीज कितनी हुई है, सेनेट में या कांग्रेस में। तो ये जिसकी वजह से ही इज वेरी अपसेट। उन्होंने पूरी माइट लगा, मिलिट्री माइट लगा के दे कुड नॉट डिफीट ईरान। सबसे बड़ी बात ये है, आप कह लें जितने मर्जी फेस शेविंग के लिए कहें कि मैंने एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, मिसाइल लॉन्चेस को काफी नुकसान पहुंचा लिया, बट और ना आप ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी नहीं खुलवा सके। तो व्हाट हैव यू डन? तो सर एक और बिल्कुल सर कथा कलामी की माजरत, क्योंकि वक्त महदूद है, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे सवालात हैं, क्विकली उनके आंसर आपसे ले लूं। सर सर ये जो खुफिया दस्तावेजात की बात हो रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि इन तमाम जो कैपेबिलिटीज हैं ईरान की, उनके पीछे चाइना है, चाइना ने तमाम हथियार लगाए और जो है सप्लाई किए और उसके मुताबिक फिर सही सही निशाने बताए और उसके ऊपर वो किया। तो इस तरह से फिर नाकामी फिर हमें अमेरिका की नजर आती है। तो फिर सुपर पावर तो फिर यूं लगता है कि चाइना हुआ कि जिसने अपना काम भी तमाम कर लिया, अपने टारगेट्स भी अचीव कर लिए। देखिए, चाइना जो है वो बिल्कुल सपोर्ट में था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। उसके बाद आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था, साइबर में, दे सपोर्टेड देम डेफिनेटली। पिन पॉइंट टारगेटिंग के अंदर जिस तरीके तो इजराइल को गए हैं, उन्हें न्यूक्लियर साइट पे गए हैं, वहाँ गए हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट और रशिया की भी सपोर्ट थी। लेट मी टेल यू व्हाई नॉट। आप चाइना सबसे बड़ा सपोर्ट है, ऑयल सबसे ज्यादा वो इम्पोर्ट करता है ईरान से। आपने पहले वेनेजुएला का भी उसका ऑयल खत्म कर दिया। यू आर टू चोक के चाइना को आप बिल्कुल एनर्जी में चोक करना चाहते हैं, विच चाइना विल नेवर एक्सेप्ट इट।
और वो अमेरिका चाहता है कि मेरे से सब कुछ खरीदे, मेरे कंट्रोल में, जब चाहे मैं उसको ऑयल गैस रोक लूँ और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊँ। इट्स नॉट लाइक दैट। सेकंड, ईरान खुद भी देखें, उनको 25 साल से पता था कि हमारे ऊपर एक दिन इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक करना है। सो उन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट दे वेंट फॉर इंडिजिनस प्रोडक्शन। उन्होंने इंडिजिनस ड्रोन्स और मिसाइल कैपेबिलिटी तैयार किए और वो हजारों की तादाद, अभी भी उनका बहुत है, दे कैन विथस्टैंड एनी प्राइस। इसलिए वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, ये नहीं कि बिल्कुल लेटे हुए कि नहीं जी बस अब हम गिव अप करते हैं। इट्स नॉट लाइक it is in more interest of America to go negotiate because America total isolated हुआ है, नेटो ने छोड़ दिया। अभी आपके सामने कितना इनवाइट किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका ने नेटो को, और दे ऑल रिफ्यूज। इंग्लैंड इनके खिलाफ बात की, फ्रांस के खिलाफ बात की, जर्मनी खिलाफ है, एवरीबॉडी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबको नाराज किया है। कनाडा को नाराज किया हुआ है, यूरोप को नाराज किया हुआ है, ये ग्रीनलैंड के ऊपर। तो हर जगह पर तो जाके कहते हैं जो मैंने कह दिया वो ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। अब he has to understand that live with the competitive nature, जितनी मर्जी पावर है, but then you can't be isolated। आपने आपको आइसोलेट किया इस वक्त। you have to do lot of damage work, डैमेज रिपेयर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब जो वक्त है, अभी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये लेना चाहते हैं क्रेडिट अपनी से कि मैंने जंग भी जीत ली, मैंने वो सब स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को भी खुलवा लिया, मैंने मुज़ाकरात किए, मैंने। सर यहाँ पे एक और जो चीज हम यकीनी तौर पर सारी गुफ्तगू तो हमने कर ली सर, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नेतन्याहू कि जिसकी रूह को सुकून नहीं है, जो इस वक्त दुनिया के हर मसले के पीछे उस शख्स को हम खड़ा देखते हैं, तो सर वो कहां पर है? क्या वो इस सारी सूरत हाल में अगर कुछ बेहतरी होती है तो क्या वो भी इसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि वो तो अपना काम दूसरी जानिब से जारी रखे हुए है और लेबनान पर आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी मेरे ख्याल में लंदन, ये जो वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए हैं लेबनान की और इजराइल की, और वहाँ मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जंगबंदी की बात होगी, तो बट उसका डिज़ाइन एक ही था लड़ाई के अंदर। किसी तरीके से हम ईरान को हमेशा के लिए बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट कर दो, इम्पोर्टेंट कर दो, इतना कि वो दोबारा सर और वो कामयाब नहीं हो सका। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपके साथ मजीद भी गुफ्तगू करूंगा। शफी जान साहब भी हमारे साथ अब प्रोग्राम में मौजूद हैं। शफी जान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप तक अब आवाज़ पहुंच रही है, आपकी आवाज़ भी हम तक आ रही है। तो इससे पहले भी मैं आपसे जब आप नहीं शायद मौजूद थे, मैं सवाल यही कर रहा था कि हमने उस्मा कारदार साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मामलात जो हैं वो आपके तो बेहतरी की तरफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुलाकातें भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बाद जब मुलाकातें होती हैं फिर आप जो बाहर आके गुफ्तगू करते हैं सिर्फ उसी के बिना पर जो हैं मामलात आपके कुछ खराबी की तरफ हैं। तो क्या वाकई कुछ ऐसा है या कुछ और है? और खासतौर पर खान साहब के जो आंख की इस वक्त सूरत हाल है, एक शुनीद है कि आप तहरीक दोबारा से चलाने को हैं, तो क्या इस हवाले से कहेंगे? सबसे पहले सलमान साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मुलाकातों का ताल्लुक है तो आपके सामने है सारी चीजें कि जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि ना वो किसी कानून को मान रहा है, ना ही किसी आइन को मान रहा है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, जिस ऑर्डर के तहत उनकी बहनों की मुलाकात तय होती है ट्यूसडे को, और उसके साथ साथ उनके वकला का मिलने का दिन होता है ट्यूसडे। और आपने देखा होगा कि फैमिली की आखिरी मुलाकात 4 दिसंबर को हुई थी और वकला की जो आखिरी मुलाकात थी वो 17 अक्टूबर को हुई थी। अगर यही रवैया रहा तो सारी चीजें आपके सामने है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक बुनियादी हक नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि अगर मुलाकातों की बात करें और वहां पे सियासी बयानात की बात करें तो आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो एक दिन में 120 लोग एक दिन में उनसे मिलते थे, जिनकी लिस्ट बाकायदा मौजूद है। इन्होंने कभी जेल तो गुजारी है नहीं, या तो ये किसी रेस्ट हाउस में बंद रहे हैं या फिर डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। पहली दफा निजाम के मुकाबला जो है वो इमरान खान साहब से है और आपके सामने है सारी चीजें बड़ी वाजे है कि जेल का सुपरडेंट ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर को मान रहा है, ना किसी कानून को मलूज़ खातिर ला रहा है। ये तमाम तर चीजें आपके सामने है कि पिछले 6 महीनों से उनकी वकला की मुलाकात नहीं हो रही। 302 का जो मुल्जिम होता है उसकी मुलाकात भी उनकी फैमिली से होती है, उसकी मुलाकात भी उनकी वकीलों से होती है, लेकिन यहाँ पे तमाम चीजें आपके सामने है कि ना सर ये बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन अब आपके लेवल पर क्या हो रहा है? क्योंकि यूं पार्टी का एक जो खलफशार है, आपस में एक दूसरे के साथ खींचातानी है, वो भी बहुत एक वाज़े, वो आपकी तहरीक से ज्यादा वो बड़ी होकर हमारे सामने आती है। तो सर ये मामलात आप किस तरह से करेंगे? इसके हवाले से आपके पास लाहे अमल क्या है कि आपने आगे जाना किस तरफ है? क्या एक तरीका आप अपनाएंगे?
देखिए, पार्टी में कोई डिवीजन मौजूद नहीं है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 19 अप्रैल को मर्दान में हमारा जलसा है। इंशाल्लाह जैम पैक शो होगा और इस बात का मुज़ाहिरा होगा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इमरान खान जो है सबसे मकबूल रहनुमा है। 9 अप्रैल के जलसे की जहाँ तक बात थी तो इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक ही उसको कैंसिल किया गया। आपको पता है कि इस्लामाबाद टॉक्स होने थे, यहाँ पे सिफारतकारों ने आना था, यहाँ पे ईरानी वफद ने आना था, अमरीकी वफद ने आना था और हुकूमत ने भी यही दरख्वास्त की थी। और हमेशा इमरान खान साहब ने जब भी ऐसा मौका आया है वो सबसे बड़े मुहिब वतन है और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। ज़ाती तरजीहात को हमने साइड पे रखा और रियासत और पाकिस्तान के साथ हम खड़ी हुई। और आपको ये भी याद होगा कि जब OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही थी और इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो बिलावल भुट्टो की जो एक तकरीर है जिसको मैंने खुद भी ट्वीट किया वो आपको याद होगी। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जब भी ऐसा मौका आया था हमारी हुकूमत में हुकूमती इत्तेहाद जो है वो दूसरी सफ में खड़ी होती थी। बिल्कुल लेकिन ठीक है सर, तहरीक आपने तो इंसाफ ये हमेशा यकीनी रियासत तौर पर बहुत अच्छा जेस्चर दिया और आपने मुल्क कौम का सोचा, लेकिन इस पर तनकीद भी बहुत हुई फिर आप पर। हमने ये भी देखा सोशल मीडिया जो है और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर बहुत तनकीद हुई। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ यूँ लगता है कि आपके साथ साथ अब कुछ एक और तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उनसे इल्हाक हो सकता है आपका? कुछ इस तरफ से भी कुछ मामला चल रहे हैं? देखिए, जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है या दीगर अपोजिशन पार्टियों की बात है, जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगा, जो भी इस हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाएगा, तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। जहां तक इल्हाक की बात है तो इल्हाक तो इस टाइम हमारा कोई नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, लेकिन अगर वो ये चाहती है ये हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाती है तो तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के खिलाफ वैसे भी सड़कों पर है। जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगा तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। अच्छा सर, अब यही अब जानना चाहेंगे आखिर में कि आपने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आपका क्या लाहे अमल है? क्या कोई तहरीक चलानी है? क्या इतनी सख्त है आप समझते हैं कि आपके में जो मसल्स हैं वो इस हद तक हैं कि आप जो है एक अच्छी तहरीक एक अच्छे मोड में चला सकें? देखिए, जहाँ तक तहरीक की बात है तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, सीटों के एतबार से, वोटर के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से। और आपको ये भी याद होगा कि हमने पिंडी में जलसा करना था तो ये हमें NOC नहीं दे रहे थे, तो ये खौफ इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का है। जहाँ ठीक है। तक तहरीक की बात है तो इस वक्त इमरान खान रिहाई फोर्स की रजिस्ट्रेशन भी आपके सामने है कि 50,000 से जायद रजिस्ट्रेशन उसकी हो चुकी है और जिस दिन 1 लाख उसका फिगर हम टच कर लेंगे बाकायदा उनसे हल्फ लिया जाएगा। और ये जो स्ट्रीट फोर्स जो है ये स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही सोहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया था, उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी आप देख रहे होंगे। और 19 अप्रैल को जो मर्दान में हमारा जलसा है उस जलसे में आगे का लाइमल दिया जाएगा और तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकजई साहब के पास और अलामा नासिर साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पूरी पार्टी उनको बैक करेगी। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया। इस हवाले से आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। हारिस नवाज़ साहब, एक और जो चीज़ हमने देखी है, अब जो है फील्ड मार्शल साहब अब तेहरान पहुंचे हैं अपने वफ्द के हमरा। उनकी इस पेशरफ्त को किस तरह से देखते हैं आप? आप ये देख लें कि इनमें ऑनेस्टली इतनी सिंसियर पर्सनल एफर्ट है फील्ड मार्शल की कि किसी तरीके से दोनों ममालिक का तस्वीर हो जाए, ये जंग बंदी हो जाए और उसके बाद यहाँ पर जो एक मसाइल चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, क्यों ये खिता इस वक्त आपके दहाने पे खड़ा हुआ है। इसराइल की पूरी कोशिश है किसी तरीके से ईरान का और मिडिल ईस्ट का भी आपस में झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो और या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे जाएं और ईरान इसराइल को बहुत बड़ा फायदा हो कि वो उसका ख्वाब पूरा हो जाए ग्रेटर इसराइल का। अब आप ये देखेंगे इसका मतलब है कितनी ज़्यादा उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी वो एफर्ट कर रहे हैं आपके सामने। और उसके साथ फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। व्हाई ही इज़ कमिंग आई वुड से टू ओनली पाकिस्तान, ये अमेरिकन वफ्द आ रहा है, इट्स बिकॉज फील्ड मार्शल। और ये इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये खिता इस आग के लिमिट से निकले और दुनिया को जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस वो ख़त्म हो और पाकिस्तान में इस्लामाबाद अकॉर्ड हो। पाकिस्तान का जब भी इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम लिया जाएगा तो पाकिस्तान का जिक्र होगा, पाकिस्तान की सफारतकारी का, आला सफारतकारी का, और इससे पाकिस्तान के लिए और बड़ी ही अच्छी राहें निकलेंगी जिससे पाकिस्तान को एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब भी, तज्जियाकार। उस्मान अहमद भट्टी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र इन तमाम मामलात के ऊपर, क्या देखते हैं आप ये जो वाकई राउंड होने जा रहा है, जिस तरह से एफर्ट्स की जा रही हैं, और फील्ड मार्शल भी खुद अपने आप को उस लेवल तक लेके गए हैं कि जहां पर सिंसियरिटी जो है वो अब छलकती है पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या देखते हैं मामलात अब वाकई ही बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? थैंक यू कैनी साहब। मैं अभी वो शबीर जहाँ साहब नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए थे, उन्होंने कहा वो पहली स्पीच में इमरान खान को रिहा करवा देंगे, वो रिहा नहीं करवा सके। अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान आ गए, एक लफ्ज़ उन्होंने इमरान खान की रिहाई के बारे में नहीं बोला। शायद इनको ये वाला शिकवा बहुत ज़्यादा है। नहीं, दूसरी वो बात पहले था कि ट्रंप आएगा तो रिहा होंगे, अब है कि ट्रंप जाएगा तो रिहा होंगे। वो जाहिर है इनका जो एनालिसिस है या इनकी जो तवक्को आता है वो वक्त के साथ चेंज होती रहती है। इमरान खान साहब के ना यू टर्न बहुत हैं। दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप आज लिख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ही आपके मुल्क के जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करेंगे। वो कहेंगे कि नोबेल पीस इनको मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर को किसी ने बचाया तो वो पाकिस्तान है। और मैं आपको बताऊं, अलीमा खान साहब की आपने गुफ्तगू की कि वो कहती हैं कि मेरे भाई की आंख ज़ाया हो रही है। देखें, वो कहते हैं शेर आया तो आता कोई नहीं था। बात यह है, इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि वो खुदकुशी कर रहे हैं, कभी कहा गया उनको जहर दिया जा रहा है, कभी कह रहे हैं उनको जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है। कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया पर हाइप बनाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अभी उन्होंने कहा कि 50,000 की रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैं कहता हूँ ये आज कॉल करें लिबर्टी में 500 बंदा नहीं आएगा। हाँ, इनके सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बहुत हैं, सोशल मीडिया पर ये हाइप बनाते हैं। आप ये देखें, तो ये मामला बड़ी आसानी से खत्म कर सकती है कि चले ठीक है, बहनों की ले लें, उनसे ओथ ले लें, सारा कुछ करके भी बाकी वो नहीं गुफ्तगू करेंगी, जाके उनकी मुलाकात करवाएं और मामला खत्म कर दें। क्योंकि वो भी कहते हैं कि जी गैर इंसानी सलूक हो रहा है, तो आप ये हुकूमत जो है वो ये बताए कि भाई नहीं हो रहा, ये देखें हमने मुलाकात करवा दी, कोई ऐसा मसला नहीं है। कियानी साहब, इमरान खान साहब की आंखों का चेकअप हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे घड़ी की सुई सही नजर आ रही है। ये बहनें कहती हैं कि उनकी आंख जाया हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि वो पेशेंट कह रहा है मैं ठीक हूं, उनकी बहनें कह रही हैं वो बीमार है। कहती हैं हमने पेशेंट के मुंह से सुनना है, आप पेशेंट के डॉक्टर ने कहा, जिस डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने कहा इमरान खान को घड़ी दिखाई गई और उन्होंने कहा मुझे सुई ठीक नजर आ रही है। कहने का मकसद है कि अभी इनकी मुलाकात जो एक शेड्यूल है उसके मुताबिक हो रही है। ये कह रही है कि बगैर शेड्यूल के बस मुलाकातें करवाती जाए। लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर जंग की बात कर रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम होनी, उसको कैसे बचाना है, ये कह रही हैं बस हमारे भाई से मुलाकात हो जाए। देखें, मुझे आप ये बताएं, एक भी ट्वीट पीटीआई के किसी ऑफिशियल अकाउंट से आया कि हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं इस हुकूमत पाकिस्तान की एफर्ट्स को? नहीं, उनका बस यही है कि हम एक अलहदा से डंडोरा पीटें। आप ये देखें, जितने यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के, आप निकाल कर देख लें उनका बयानिया क्या है। वो बयानिया पेश कर रहे हैं जो इंडिया बयानिया बना रहा है, वो बयानिया पेश कर रहे हैं जो इजराइल का बयानिया है। तो आप मुझे बताएं कि हुब्बुल वतनी कैसी होगी? आप एक तरफ हुकूमत पर तनकीद करें, आप हुकूमत की एफर्ट्स को माने ना। अमेरिका आपकी एफर्ट्स को मान रहा है, गल्फ आपकी एफर्ट्स को मान रहा है, चाइना आपकी एफर्ट्स को मान रहा है, ये नहीं मान रहे। ये इस मुल्क के रहने वाले हैं, बातें इनकी वो हैं जैसे पता नहीं मुल्क के दुश्मन है ये। चलें ठीक है। उस्मा साहिबा, देखें, कल को जो आज हुकूमत में है वो जेल जा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट होता जा रहा है कि जी अपने दौर में वो ये किया करते थे, इसलिए ये मकाफाते अमल है, फिर जब मामलात होंगे फिर हम ही आवाज़ उठाते हुए रह जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो है वो बाकी कहेंगे जनाब जो हो रहा है सही हो रहा है, ये होने दो। तो मामला तो फिर किसी ना किसी तरफ लेकर जाना ही है ना, कुछ अच्छाई, कुछ बेहतरी की जो गुंजाइश है वो हुकूमत उसी से फ़ायदा उठा ले। सारी सोच का फ़र्क होता है सलमान। हमारी सोच ये है पाकिस्तान है तो हम हैं, इनकी सोच ये है खान है तो पाकिस्तान है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, ये इरेलेवेंट हो चुके हैं। आप अपना इतना एयर टाइम इन पे ना ज़ाया किया करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने इस तरीके से टेक ऑफ किया है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इतने पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बैलेंस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल की है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, सारे जो हैं पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा जी हमें इत्मीनाद है और यहाँ पे टॉक्स आप करेंगे तो हम शामिल होंगे, वरना हम शामिल नहीं होंगे। मैं आपको छोटी सी एक इनकी माइंडसेट की बात, पता नहीं इनको प्रॉब्लम क्या हो गई है।
आज मैं अभी पंजाब असेंबली से आ रही हूँ और हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं इसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए कि किस तरह से जिस तरह मार्का हक जीता था उस तरह ये मार्का अमन पाकिस्तान ने किस तरह से पूरी दुनिया में एक अपना नाम पैदा किया है। तो उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए हम एक रेजोल्यूशन ला रहे थे और जाहिर है उसमें ये 3 नाम तो हर हालत में शामिल हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का, एक हमारे फील्ड मार्शल का और एक डेप्यूटी पीएम का। आप यकीन करें ये जितनी ऑपोजिशन पीटीआई की बैठी हुई है, इन्होंने कहा जी हम तो ये रेजोल्यूशन आपके साथ नहीं सपोर्ट करेंगे, ये नाम तीनों निकाल दें। अब मुझे आप ये बताएं ये क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? ये एक ट्रस्ट डेफिसिट ही है ना। आप वही तो मैं कह रहा हूं कि उनके साथ मामलात कुछ उनकी फरमाइश सुन लें, कुछ उस पर अमल कर दें, उनको साथ मिलाएं, एक कौम बन के आगे बढ़ें। ये तो हुकूमत की आला ज़रफ़ी होती है ना, क्योंकि सारी पावर्स तो हुकूमत के पास है। इनको मैंने या आपने मशवरा दिया था कि 9 मई को ये रियासत पे चढ़ दौड़ें और उधर भी रियासत ने बड़ी फराखदिली का सबूत दिया और कहा कि आप माफ़ी मांग लें, आप कहें कि जी गलती हो गई, आइंदा नहीं होएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये इनकी कोई कुल सीधी हो तो ये इस तरह ठीक हो गया मैडम, आपका पॉइंट आ गया, फ्लैग हो गया। हाँ और फिर मुझे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेडी वैंस जब आ रहे थे तो ये इंडिया का बयानिया इनके ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से, कि जी वो तो जहाज मोड़ के वापस चले जा रहे हैं, वो तो लैंड ही नहीं कर रहे इस्लामाबाद। ये इनका हाल चलें, लेकिन मैडम उन्होंने आपके कहने पे जलसा मंसूख कर दिया है। उन्होंने तो अपना गुड जेस्चर, उन्होंने तो गुड जेस्चर दिखा दिया आपको, अपना एक जलसा मंसूख करके। चलें, इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उस्मा कारदार साहिबा, एक यकीनी तौर पर एक जंग का आलम है, मामलात तो चले हम मान लेते हैं, इंटेंसिटी भी उनकी समझते हैं, अवाम भी, क्योंकि हमने जब ये देखा कि जेडी वैंस पाकिस्तान आए तो सबसे ज़्यादा जो सवाल किया मुज़ाकरात के हवाले से, वो जो सबसे छोटा तबका था ना, गार्ड खड़ा है, वो हमसे पूछ रहा है कि सर मुज़ाकरात का क्या बन रहा है, बातचीत हो गई है, मामलात हो गए हैं। छोटे छोटे जो उसके ऊपर हैं जॉब पे लोग, उस सबसे ज़्यादा वो इन चीज़ों के बारे में कंसर्न थे, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस, उनकी जो है कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी है, वो महदूद होकर रह गई है। तो सबसे पहली एक तो ये चीज़ हमें नहीं समझ आती कि जब ये सारे मामलात हुए हैं, हमने देखा लोड शेडिंग का एक सिलसिला बढ़ गया है, और फिर इसमें पता चला है कि आईपीपीज, जो कि आईपीपीज बंद भी हों तो हमने उनको पैसे देने हैं, लेकिन हल्की सी पेट्रोल में एक जो है वो प्राइस बढ़ी है तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया। हो क्या रहा इस लेवल के ऊपर? और हमें ये पहले इससे कहा गया था कि जो बिजली है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों? सलमान, देखें, ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने से आप इस वक्त वापस आए हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक ऑयल क्राइसिस का सामना कर रही है, क्योंकि ऑयल जो है वो इकोनॉमिक लाइफलाइन होती है, एनर्जी और ऑयल जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त सप्लाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, आपने देख लिया है कि पूरी दुनिया किस तरह से डिवाइड हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनके तो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उनके अपने नेटो के एलाइज जो हैं वो हाथ खड़ा कर लेंगे और उनका साथ नहीं देंगे। और इस वक्त मिडल ईस्ट, जहाँ से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सारी ये ममालिक हैं, वहाँ की सप्लाई जो है वो ना यूरोप जा रही है, ना कहीं किसी और मुल्क में जा रही है, और अजीब क्राइसिस बना हुआ है। अब हम तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग तो है नहीं, हम तो अपना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जब ये क्राइसिस पूरी दुनिया में आया है तो आपका क्या ख्याल है कि हम बचे रहेंगे? लेकिन इसके बावजूद हमारी जो हुकूमत, रियासत है, एक बड़े बैलेंस तरीके से हम लोगों ने अपनी ये पॉलिसीज़ जो इस तरीके से बनाई कि बोझ भी कम से कम पड़े लोगों पे, और हमारी ऑस्टेरिटी मेजर्स इस तरीके से हों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो रिज़र्व्स हैं वो आगे चला सकें और सर्वाइव कर सकें। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरे ख्याल में 40 से 45 दिन की हमारे पास यही बात करूं कि ये सब कुछ है, फिर लोड शेडिंग क्यों? फिर तो मामला बेहतरी नहीं, मैं आपसे बताती हूँ। देखें, और गैस की लोड शेडिंग इस वक्त हर बंदा अगर आप सड़कों पे देखें, एलपीजी के सिलेंडर्स उठा के फिर रहा है। गैस का तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि कतर से सारी हम गैस मंगवाते थे, वो तो बंद है।
तो जाहिर है शॉर्टफॉल तो होगी, और हमें नहीं हो रही, जितने भी ममालिक वहाँ से मंगवाते थे, जब तक वो दोबारा रिस्टोर नहीं होगी वो ये शॉर्टेज तो चलेगी। हमें कंजर्व करना है। आज हम यही बात कर रहे थे कि हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, दफ्तरी औकात कम कर दिए, दिन कम कर दिए, पेट्रोल की जो एक कंजम्पशन थी वो नहीं कम हुई, ठीक हो गया, लेकिन मैडम बढ़ती चली गई। इसका मतलब है कि लोग जो हैं इंस्टेड के वो अपना इस्तेमाल कम करें फ्यूल का, क्योंकि पता है कि फ्यूल इस वक्त शॉर्टेज है फ्यूल की, वो उल्टा वो छुट्टियों पे चले जाएगा कभी इधर, लेकिन यही सारी चीजें लोड शेडिंग बिजली की जो लोड शेडिंग है हुकूमत कहा जाए। जी जी जी, मैं आखिरी एक आपको बात देखिए, हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है आईपीपी के थ्रू, फर्नेस ऑयल से, तो वहां भी ऑयल का मसला है। ऑयल आएगा तो उसकी शॉर्टेज अगर होगी तो वो बिजली की थोड़ी बहुत भी हमें थोड़ा सैक्रिफाइस करके लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस वक्त मेरे ख्याल में हम अपनी जात से ज्यादा अपने मुल्क का सोचें, और थोड़ी सी अगर कुर्बानी अगर हमें देने पड़ते हैं, और इशराफिया ज्यादा कुर्बानी देंगे और ऊपर वाला तबका ज्यादा कुर्बानी देगा, निचले वाले तबके के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। आपको पता है इस वक्त तमाम बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया मैडम, बिल्कुल जवाब आ गया। और कमजोर तबकात के पीछे जो है हर किस्म की सब्सिडी जो है हुकूमत दे रही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से पॉइंट आ गया, और इन्हीं चीजों को बैलेंस करना ही हुकूमत का काम है, और इसी के लिए हुकूमत दी गई थी इनको। भट्टी साहब, क्या देखते हैं ये जब मामला, पहले कोरोना आ गया, सारे अवाम जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल ना था उस दौर में भी, और फिर यूं कहा गया कि कोरोना की वजह से अब कहा गया कि हालात बेहतर होने लगे हैं, तो अब जो है वो जंग आ गई सर पे, तो अवाम कहां पर जाएं, क्या सूरत हाल है, इनकी कुछ बेहतरी। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने में आती है, हुकूमत जो कि एक साहिबान होती है, एक आपकी वो एक बंद होता है कि जो कि लोग बांधते हैं, वोट देकर बांधते हैं, लेकिन जैसे दुनिया में हल्की सी जंग शुरू हुई, अगले ही दिन पेट्रोल की प्राइसेस आसमान पर चली कि भाई कुछ तो बर्दाश्त करते, कुछ तो दुनिया को चलने देते, कुछ बताते कि हम हुकूमत खड़ी है आपके पीछे, एकदम से आप पे बोझ नहीं आने देंगे। तो इनका तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं साहब। नो डाउट चीज़ों की महंगाई है, आवाम पर बोझ है, मगर मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने डिसीजन लिया और काफ़ी देर तक पेट्रोल की प्राइस को उन्होंने बैलेंस रखा, कंट्रोल किए रखा। मगर अब आप ये देखें, अभी जो मेरे साथ को गेस्ट हैं अज़मा साहिबा, उन्होंने बताया कि हम बेसिकली ऑयल पैदा करने वाले मुल्क नहीं हैं, हमने तो ऑयल लेना है गल्फ से। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में तेल की कीमत महंगी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि तेल की कीमतें और बढ़ें। वहां पर अमेरिका में लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए गए इस वक्त सुबह पंजाब में, जो डिसीजन वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ले लिया कि मार्केट्स 8 बजे बंद होनी है तो बंद हो रही हैं, जो मुतलका इदारे इंतज़ामिया वो दुकानें बंद करवा रही हैं। लोगों को भी मालूम है, तलीमी इदारों में उन्होंने बता दिया कि 3 दिन की छुट्टी है, जुम्मा हफ्ता इतवार, कोई भी तलीमी इदारा वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब देखें, जो हुकूमत होती है बेसिकली उसने मय्यज़ लेने होते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। अब बात यह है कि शहरी, जैसे वो बता रही हैं कि लोगों को समझ आई है छुट्टियाँ, लोग पेट्रोल डलवा कर अगर आप सैरो तफरी पर निकल जाएंगे तो फिर तो आप पेट्रोल की कंजम्पशन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने अगर तेल की कमी हो गई है तो गवर्नमेंट जो है वो मय्यज़ ना ले रही हो, फिर तो हम गवर्नमेंट पर तनकीद करें। वफाक भी ले रहे हैं, पंजाब भी ले रहे हैं, और लोगों को भी ये मालूम है कि देखें, बात यह है कि तीसरी जंग अजीम है, ये कोई आम मामला नहीं चल रहा, ये मुल्क के अंदर कोई सियासी जमातों की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान जो है वो तेल किसी मुल्क से लेता है और अपने मुल्क में उसकी कंजम्पशन करता है। ठीक है, लेकिन यही जब आबना हुर्मत से जहाज गुजरते थे तो हम तो बड़े हुकूमत को शादियाने में जाते देखते थे कि जनाब जिस पे पाकिस्तानी झंडा होगा वो तो गुजर रहा है, हमारी तरसील तो चल रही है। तो लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ जिस तरह से मामला बेहतर चल सकते हैं उस तरह से चले, लेकिन वैसे शायद ना चलते हो। लेकिन चलें, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो आपने एक और बात की कि खासतौर पर मार्केट जल्द बंद करने के हवाले से, ये तो हम मान लेते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मार्केट जल्द बंद की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, क्योंकि ये उस दौर में भी ऐसा होता है कि जब शाम जो है होती है और मार्केट बंद कर देते हैं, हमारा क्योंकि गर्म मुल्क है, यहां पे लोग ही शाम को निकलते हैं और उसके बाद मामला शुरू होते हैं। दिन में तो तड़पती एक जो कड़कती धूप होती है उसमें नहीं निकल सकते। चलें, इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम को एक इस जो है एंडिंग नोट पर खत्म करते हैं कि यकीनी तौर पर हालात जो बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, तमाम दुनिया के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जंगें रुकने से ही इंसानियत की बेहतरी हो सकती है। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे।